नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल में आपका स्वागत है। अब भारतीय संविधान का सीरीज है, इसके अंतर्गत मूल अधिकार चल रहा है। मूल अधिकार से सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको थर्ड सेशन में मिल जाएगा। ओके, यह थर्ड सेशन का 9वां वीडियो है। इससे पहले मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के 8 वीडियो बन चुका है, 9वां वीडियो है। मूल अधिकार को टोटल 9 वीडियो बनाया गया। ओके, तो यह क्वेश्चन 229 से 276 तक रहेगा। इसमें संभावित 46 या 47 क्वेश्चन होंगे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पढ़ना है तो लंबा पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 229 से। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अप्रमत्त की शैक्षिक संस्थानों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने का अधिकार। ऑप्शन बी, शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार। तथा ऑप्शन डी, प्रबंधन समिति गठित करने का अधिकार। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत नहीं प्राप्त है शैक्षणिक संस्थानों को। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अल्पमत शैक्षिक संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने का अधिकार, शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार एवं प्रबंधन समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि इन संस्थाओं को पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार, पाठ्यक्रम क्या होगा उसका अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूलाधिकार नहीं। ओके, नीचे जो है अधिकार है संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। ऑप्शन बी, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। ऑप्शन सी, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। तथा ऑप्शन डी, संपत्ति रखने का अधिकार। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी संपत्ति रखने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है। ओके, संपत्ति रखने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के में संवैधानिक अधिकार बनाया गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार उपबंधित है। ओके, अनुच्छेद 31 144, अनुच्छेद 31 क्या है, उसमें 44वें संविधान संशोधन से पूर्व संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रदान करता था। यानी अनुच्छेद 31 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन से पूर्व तक अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार माना जाता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अब इसे अंतः स्थापित करके अनुच्छेद 300 के कैपिटल ए में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया गया है। जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण अनुच्छेद 19(1)डी में तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार 19(1)बी में यह मूल अधिकार के रूप में प्रदत्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 31 की निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए, 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 31C। ऑप्शन बी, 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी, 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तथा ऑप्शन डी, 26वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 के कैपिटल सी क्या किया, जोड़ा गया था। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर अनुच्छेद 31 के खंड ख और खंड ग के तहत निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने वाली विधि को मौलिक अधिकार के आधार पर प्रसंगत न करने की व्यवस्था दी गई थी, परंतु इसके न्यायिक पुनर्विलोकन को वर्जित करने संबंधी उपबंध यानी दूसरे खंड को केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने अविधिमान्य घोषित कर दिया तथा इसके प्रथम खंड को विधिमान्य घोषित किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बना भारत संघ के निर्णय के पश्चात अनुच्छेद 31 ग के उपबंध का अर्थ है। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो केस था मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ का मामला है, उस केस के बाद अनुच्छेद 31 के सी का क्या अर्थ है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए, सभी निर्देशक तो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। ऑप्शन बी, निर्देशक तत्व मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A में अंतर्विष्ट नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 के बी व सी में अंतर्विष्ट नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। ओके, ये आपको राजस्थान में भी पूछा चुका है 2008 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता है। ओके, तो इसका व्याख्या देख लेते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में अभी निर्धारित किया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता का निर्णय असंवैधानिक है। ओके, मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक के बीच असमंजस यानी चेक एंड बैलेंस का एक मूल ढांचा है। ओके, असमंजस बैठाना एक क्या है, मूल ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में अनुच्छेद 31 ग के उस संशोधन को जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के मूलाधिकार पर वरीयता प्रदान करता था शून्य घोषित किया, यानी किस केस में उसे शून्य घोषित किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी M.K. राय बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 233 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में क्या उसे शून्य घोषित किया तथा 31 जो संविधान 31 आर्टिकल 31 के सी के संशोधन को जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है उसे शून्य घोषित कर दिया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में अभी कथित किया गया था, यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा गया था। ओके, फिर क्या किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति सीमित को पुष्टि करता है और संसद इस शक्ति के अधीन इस सीमित शक्ति का निरपेक्ष शक्ति में नहीं बदल सकते हैं। ऑप्शन बी संसद के संशोधन की शक्ति जिसमें संवैधानिक संशोधन में सम्मिलित है न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर नहीं है। ओके, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपको बिहार PCSJ 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, इसका 234 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों सही। यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की सीमित शक्ति को पुष्टि करता है और संसद इस शक्ति के अधीन इस सीमित शक्ति का निरपेक्ष शक्ति में नहीं बदल सकता था। यह बोला गया था कि संसद के संशोधन शक्ति जिसमें संवैधानिक संशोधन में सम्मिलित है न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर नहीं है। दोनों बात मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में अभी कथित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर है 235 का ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 32 के तहत क्या किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट दाखिल उच्च न्यायालय जारी करता है। कैसा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्ष। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट दाखिल करता है तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के यही रिट दाखिल करता है। मूल रिट दाखिल करने के संदर्भ में हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है जिसमें भी 5 रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको उपचार पाने का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे यह अधिकार प्राप्त है। ओके, यह आपको UP PCSJ में पूछ चुका है और MP APO में भी पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार तथा ऑप्शन डी समानता का अधिकार। 237 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा है भारतीय संविधान का। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर
अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन से विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाए, तो मैं इसे अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान का आत्मा है। ओके, यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Petition to the Supreme Court under Article 32 of Indian Constitution are subject to the rule of res judicata except ऑप्शन नंबर ए क्यू आर ऑप्शन नंबर हाबियस कार्पस, ऑप्शन नंबर सी सर्टियोरिटी तथा ऑप्शन नंबर प्रोबेशन। ये यूपीएससीएस के 2016 का क्वेश्चन है। ओके, पूछा जा रहा है ये कि अनुच्छेद 32 के तहत किस पर परांग न्याय लागू नहीं होता है, उसका अपवाद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण पर क्या होता है? परांग न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के सिवाय अन्य याचिका परांग न्याय के नियम के अधीन है। इस प्रकार अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिवाय अन्य याचिका जैसे परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पीछ परांग न्याय के अधीन है। ओके, केवल और केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण पर ही परांग न्याय लागू नहीं होता है, जबकि अन्य सभी रीट पे परांग न्याय का सिद्धांत लागू होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित यानी नीचे कौन सा युग्म जो है सुमेलित यानी सही? ओके, ए बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट केवल राज्य के विरुद्ध जारी की जाती है। ऑप्शन बी अधिकार परीक्षक की रीट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। ऑप्शन सी परमादेश के रीट लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जाती है। ऑप्शन डी प्रतिषेध के रीट प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। ये यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है, इसमें सुमिलित करना जो सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी परमादेश लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जाती है। चलिए इसके व्याख्या के अधीन इसे समझते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी परमादेश के रीट लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी परमादेश के रीट लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 224 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परमादेश के रीट किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी करने का अधिकारिता प्रदान की गई है। ओके, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी के विरुद्ध परमादेश रीट जारी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के मुकदमे के लिए अधिकारिता का आधार पाया है। ओके, यानी लोकहित के मुकदमे के लिए क्या आधार होना चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 1 में तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 35 में। ओके, 240 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 1 में उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के मुकदमे के लिए अधिकारिता का आधार पाता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद के मुकदमों के लिए अधिकारिता का आधार संवैधानिक औपचारिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32(1) को बनाया है। अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत मूल अधिकार का प्रवर्तन करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति पर कोई परिसीमा अधिरोपित नहीं की जाएगी कि वह कौन सी प्रक्रिया अपनाए, सिवाय इसके कि अपनाई गई प्रक्रिया मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए समुचित होने चाहिए। ओके, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए ही कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? जनहितवाद को PIL भी बोला जाता है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक जनहित याचिका, जनहितवाद सब एक ही है। ओके, जनहितवाद को निम्नलिखित किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अधीनस्थ न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी केवल उच्चतम न्यायालय में, तो ऑप्शन डी केंद्रीय प्रशासन अधिकरण में। ये आपके उत्तराखंड PCSJ 2012 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। ओके, जनहित याचिका यानी या जनहितवाद को मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत
226 के तहत उच्च न्यायालय में दाखिल किया, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दाखिल किया जाता है PIL जनहित याचिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहितवाद का अवधारणा निम्नलिखित किस देश से उत्पन्न हुआ, यानी जनहितवाद का है उसका अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी USA तथा ऑप्शन सी UK यानी ब्रिटेन तथा ऑप्शन डी भारत। जिसका सही आंसर है 242 का ऑप्शन नंबर बी यानी USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से यह अवधारणा उत्पन्न हुआ है जनहित याचिका का। ओके, जनहितवाद या PIL का। इस झारखंड में इसे उत्तराखंड PCS 2012 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जनहितवाद का संकल्पना का उद्भव USA यानी अमेरिका से हुआ है। भारत में जनहितवाद का शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। ओके, श्रेय भारत में PIL को लाने का श्रेय किससे जाता है, तो न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL से संबंधित व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए न्यायाधीश भागवती, ऑप्शन बी न्यायाधीश RN मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायाधीश वेंकटचलैया तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी PIL से संबंधित है न्यायाधीश भगवती यानी जस्टिस PN भगवती न्यायाधीश से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था UP सिविल जज 2013 में। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में अनुतोष पाने का हक उसी को है जिसके मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया है। इस सराहनीय प्रयास के प्रणेता न्यायाधीश PN भगवती है। उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय SP गुप्ता बनाम भारत संघ तथा पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में जनहित या लोकहितवाद की अवधारणा को विकसित किया। SP गुप्ता बनाम भारत संघ में न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में न्यायाधीश भगवती ने प्रक्षेपित किया, यदि कोई व्यक्ति का समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति की गई है या विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह उनके संरक्षण हेतु यदि न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसकी ओर से अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन दे सकता है। यहाँ तक कि पत्र के माध्यम से भी उपचार मांगा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की। ओके, ऑप्शन नंबर ए मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी SP गुप्ता बनाम भारत संघ तथा ऑप्शन डी नीरज चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 244 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7 न्यायाधीश के पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अधिनियम की कोई धारा शून्य हो जाती है तो ऑप्शन नंबर ए अधिनियम शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिनियम अवैध हो जाएगा, ऑप्शन सी उक्त धारा को हटा देने पर अधिनियम वैध हो जाएगा तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 245 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यदि किसी अधिनियम में कोई धारा शून्य हो जाता है तो उसका सही आंसर है उक्त धारा को हटा देने पर अधिनियम वैध हो जाएगा। ओके, ये आपको UP PCS में 1993 में पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कासिम भाई रिजवी बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि अवैध भाग अधिनियम के मूल उद्देश्य के समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है तो केवल मूल अधिकारिता से असंगत वाला भाग अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। इसे पृथक्करणीयता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। उक्त धारा को हटा देने पर अधिनियम वैध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट प्रस्तुत कर सकता है। ओके, यानी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो जो प्रभावित व्यक्ति है फिर जो पीड़ित व्यक्ति है वह रिट याचिका प्रस्तुत कहाँ कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। 246 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी
या तो वह उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, दोनों में से कहीं भी वह रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है। यूपी पीसीएसजे 1991 में पूछ चुका है तथा छत्तीसगढ़ पीसीएसजे 2005 में भी पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मूल अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। ओके, यानी मूल अधिकार पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकता है। ओके, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के है तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को बताया गया है तथा इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार पिछ टोटल 5 प्रकार के रिट दाखिल जारी कर सकता है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पिछ वही रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश यानी मैंडेमस। ऑप्शन ए, सार्वजनिक प्रकृति वाले कर्तव्य के निष्पादन की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी, निजी प्रकृति के कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है क्या, तो परमादेश। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ समादेशित करना है। यह एक न्यायिक उपचार है। इसके द्वारा संवैधानिक या वैधानिक लोक कर्तव्य के पालन हेतु लोक प्राधिकारी को आदेशित किया जाता है। परमादेश निम्नलिखित के विरुद्ध जारी किया जा सकता है: न्यायालय, शासन, निगम, लोक प्राधिकारी। परमादेश निर्देशकृत करने या न करने हेतु जारी किया जाता है, यानी परमादेश किसी लिए जारी किया जाता है, कोई कार्य कर रहे या फिर कार्य ना कर, यानी कोई कृत्य करने के लिए या न करने हेतु जारी किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकार के अनुपालन के लिए कितने रिट याचिका जारी कर सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के अनुपालन के लिए, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के रक्षा के लिए कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार तथा ऑप्शन डी 3 प्रकार। मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करेगा 5 प्रकार के रिट: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। ये यूपी सिविल जज 2012 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रस्तुत याचिकाओं को उच्च न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर सकता है। ओके, यानी उच्चतम न्यायालय क्या बोलेगा? मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए यदि याचिका को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर देगा। किस आधार पर, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत अपेक्षित जमानत नहीं जमा की है, या फिर याचिका में निर्णय तथ्य के विवादित प्रश्न पर अंतर्गत है। ऑप्शन सी, याचिकाकर्ता अविलंब का दोषी है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, यदि याचिकाकर्ता अविलंब का दोषी है तो मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, वह इनकार कर देगा। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रस्तुत याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि उपचार युक्तियुक्त समय के भीतर मांगा जाए। यदि कोई व्यक्ति अति विलंब से न्यायालय में आता है तो उसे उपचार नहीं प्रदान किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि अविलंब का उचित स्पष्टीकरण देने पर न्यायालय याचिका को स्वीकार भी कर सकता है। यानी अविलंब को अति विलंब, यानी जो विलंब हुआ है उसका यदि उचित स्पष्टीकरण न्यायालय में दिया जाता है तो न्यायालय इससे स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन निम्न स्थिति में निर्देशित कर सकेगा निम्न स्थिति में। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जहां किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा क्या किया गया है,
निरुद्ध किया गया हो। ओके, तो ऑप्शन बी, जहाँ कोई व्यक्ति राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वयं के किसी कृत्यवश प्रभावित हुआ हो। ऑप्शन सी, जहाँ कोई विषय पारस्परिक अनुबंध से उत्पन्न अधिकार या दायित्व से संबंधित हो। ऑप्शन डी, जहाँ दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन निम्न स्थिति में निर्देश दे सकेगा। तो किस स्थिति में निर्देश दे सकता है? जहाँ दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 का अंतर्गत निर्देश दे सकेगा। फिर इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार को प्रावर्तित करने हेतु रिट याचिका दी जाएगी। अतः जहाँ किसी को दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया है, वहाँ उच्चतम न्यायालय निर्देश दे सकेगा। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय व अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय मूल अधिकार को प्रावर्तित करने के लिए निम्न रिट याचिका का प्रयोग करेगा, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा रिट दाखिल जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 251, अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है, यानी किस आधार पर जारी की जा सकती है। ओके, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। ऑप्शन बी, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध। ऑप्शन सी, समुचित सरकार के विरुद्ध। तथा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह यूपी पीसीएसडी 2002 तथा 2007 में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। इस प्रकार के रिट के लिए आवेदन करने वाले ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो चाहे व्यक्तिगत रूप से पीड़ित न हो, यानी व्यक्तिगत रूप से वो पीड़ित नहीं है तो वह भी व्यक्ति रिट जारी करने तो न्यायालय के समक्ष जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाद में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा लेख जारी कर लोक पद धारक को पद छोड़ने के लिए निर्देशित किया था? यानी नीचे के कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अधिकार परीक्षा रेट जारी करके लोक पद को धारण करने वाले व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया। ओके, ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, RS चौधरी बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर बी, BK मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र लाल दास बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी, UN राव बनाम इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी UN राव बनाम इंदिरा गांधी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा रिट जारी करके क्या किया है? एक लोक पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। UN राव बनाम इंदिरा गांधी के बाद में अधिकार परीक्षा लेख जारी करके पद छोड़ने को कहा गया। इस वाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है, वह प्रत्येक दशा में बने रहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य करता है तो अनुच्छेद 53 के विपरीत होगा और असंवैधानिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The district judge can be given power to issue the provision. That's why option number A, order of Supreme Court under Article 141 of the Constitution of India. Option B, executive order issued by the governor in constitution with the High Court under Article 162 of the Constitution of India. Okay, and option C हो गया Parliament by the law under Article 32 of the Constitution of India. And option D होगा the High Court by a decision ऑफ फुल कोर्ट। तो यानी जिला जज को विशेषाधिकार रिट जारी करने का शक्ति किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे प्रदान किया जा सकता है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिला जज को विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के सबक्लॉज 3 के अंतर्गत प्रदान किया गया। अनुच्छेद 32 में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रावर्तित करने के लिए उपचार से संबंधित प्रावधान है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करके उपचार प्रदान करता है, किंतु संसद विधि द्वारा विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकता है। ओके, संसद करेगा, न कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। पार्लियामेंट करेगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमान्य किया गया था, यानी मूल अधिकार के उल्लंघन में प्रतिकर दिया गया था किस वाद में? ओके, ऑप्शन नंबर ए सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन बी रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी धर्म सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के मामले में प्रथम बार सर्वप्रथम पहली बार क्या किया गया, मूल अधिकार का अतिक्रमण पर उसे प्रतिकर दिया गया था। ओके, यह उत्तराखंड में पूछा जा चुका है 2012 में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 के बाद में पहला ऐसा मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर का अनुमान किया था, यानी मूल अधिकार के उल्लंघन पर प्रतिकर निर्धारित किया था। ओके, इस वाद में याची को 30 जून 1968 को सत्र न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त कर दिया था, फिर भी उसे 14 वर्ष तक जेल में रखा गया। अंततः 16 जून 1982 को उसे उच्चतम न्यायालय के आदेश से छोड़ा गया। उस समय न्यायालय ने बिहार सरकार को, यानी बिहार राज्य को 30,000 रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य के कार्य द्वारा पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के लिए शक्ति प्राप्त है। न्यायालय ने राज्य के प्रभुसत्ता संपन्न कार्य के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निश्चित करने हेतु निम्न रिट जारी कर सकता है, यानी कौन से रिट उच्चतम न्यायालय जारी करेगा यदि कोई व्यक्ति क्या क्या लोक पद को धारण किया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण तथा ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। यह MPDPO 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को यदि वह लोक पद को धारण किए हुआ है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निश्चित करने हेतु अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक पद धारण करने की वैधता का परीक्षण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसकी अधिकारिता को जानने का शाब्दिक अर्थ है? ओके, यानी उसकी अधिकारिता को जानने का शाब्दिक अर्थ कौन है, कौन सी याचिका के अंतर्गत? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा तथा ऑप्शन नंबर डी आदेशात्मक। 256 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिकार परीक्षा जो रिट है उसके तहत उसके अधिकारिता को जानने का के लिए रिट दाखिल किया जाता है तथा इसे ही उसके शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है, तो उसकी अधिकारिता को जानने हेतु। ओके, यानी तुम किस अधिकार से उस पद पर बने हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध कैद के लिए कौन से रिट जारी किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को अवैध कैद कर लिया जाता है तो इसे छुड़ाने हेतु कौन से रिट जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए निषेध रिट, ऑप्शन बी परमादेश रिट, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तो ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा रिट। इसका सही आंसर है 257 का ऑप्शन नंबर सी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है किसी व्यक्ति को अवैध कैद करने पर। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अवैध कैद के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय, यानी अवैध कैद के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को क्या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इस रिट द्वारा न्यायालय निरोध का कारण पूछता है एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसे उन्मुक्ति का आदेश देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हाईवेज कॉर्पस याचिका का क्या अर्थ है देखा जाए इसका। ऑप्शन ए किसी अवैध रूप से बंद बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का आदर करना, ऑप्शन सी मनुष्य के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना तथा ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। 258 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अर्थ है किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है? नीचे जो याचिका बताया गया 4 याचिका, इसके अंदर कौन सी याचिका जो लोक निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमादेश तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये MPPO 1997 में पूछा जा चुका है। 259 का सही आंसर ऑप्शन में सी यानी परमादेश रिट जारी किया जाता है लोक निकाय के विरुद्ध। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत परमादेश रिट याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट एवं उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता को नियंत्रित करने के लिए जारी की जाती है जब वो अपने अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा या नैसर्गिक न्याय के नियमों का अवहेलना कर रहा होता है तो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राधिकारपूर्ण लेख जारी करने की शक्ति निम्न न्यायालय को है। प्राधिकारपूर्ण लेख जारी करने की शक्ति कौन से न्यायालय को है? ऑप्शन नंबर ए कोई भी न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी केवल सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, ये MP में पूछा जा चुका है 2004 से 2005 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या किया जाता है? प्राधिकारपूर्ण लेख जारी करने का शक्ति प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही प्राधिकारपूर्ण लेख रीट जारी करने का अधिकार है। यह लेख या फिर यह रीट क्या होता है? नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमादेश का लेख निम्नलिखित, लेख का मतलब रीट होता है, याचिका होता है। परमादेश का लेख यानी परमादेश का रीट निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जब एक लोक अधिकारी कोई दूषित करता है, ऑप्शन बी जब एक लोक अधिकारी अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करता है, ऑप्शन सी जहां एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाता है 261 का ऑप्शन नंबर सी यानी जहां एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है वहां परमादेश लेख जारी किया जा सकता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश यानी मैंडमस का लेख ऐसे लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने विधि या लोक कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है। रीट द्वारा ऐसे लोक अधिकारी को आरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश रीट जारी किया जाता है? ओके, यानी कौन से कार्य नहीं किए जाने पर परमादेश रीट जारी किया जाता है? चलिए देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए अज्ञापक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी विवेकाधीन कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी संविदा से सृजित कर्तव्य, तो ऑप्शन डी प्राइवेट संस्था द्वारा कर्तव्य। 262 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी अज्ञापक कर्तव्य होता है। जो कर्तव्य अज्ञापक है यदि वह कर्तव्य पूरा नहीं किया जाता है तो परमादेश रीट जारी किया जाता है। ओके, यह छत्तीसगढ़ में 2005 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवृत्त न करने के लिए किस रीट द्वारा निर्देशित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी निषेधात्मक, ऑप्शन सी अधिकार पीछा तथा ऑप्शन नंबर डी आदेशात्मक। 263 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी आदेशात्मक रीट जारी करके उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवृत्त न करने के लिए निर्देशित कर सकता है। कौन सी रीट जारी करेगा? तो आदेशात्मक रीट जारी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय एक उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है? ओके, अब होता है ऑप्शन नंबर ए परमादेश, ऑप्शन नंबर बी अधिकार पृच्छ, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। यही MP PCC 2004 तथा 2005 में पूछा जा चुका है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्प्रेषण रीट जारी करके क्या होता है? एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है उत्प्रेषण रीट जारी करके। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छ जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का रीट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा
अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है, कौन सी स्थिति में जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जब न्यायाधिकरण ने ऐसे अधिकार का उपयोग किया हो जो उसमें निहित न हो। ऑप्शन बी, जहां न्यायाधिकरण ने नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया हो। ऑप्शन सी, जब गलती अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एंड उत्प्रेषण रीट किस आधार पर जारी किया जाता है, नीचे के ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी आधार पर उत्प्रेषण रीट जारी होता है। मतलब उत्प्रेषण रीट जब न्यायाधिकरण ने ऐसा अधिकार का उपयोग किया हो जो उसमें निहित न हो तब उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। या फिर जब न्यायाधिकरण ने नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन किया है तब पर भी उत्प्रेषण रीट जारी किया जा सकता है। तथा जब गलती अभिलेख को देखने से प्रकट होता है तब भी उत्प्रेषण रीट जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारियों का प्रयोग करने जो उसमें निहित नहीं है या उनके द्वारा किसी वाद के विचारण में नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने अथवा उनके द्वारा विचारित वाद संबंधी अभिलेख देखने पर ही गलती प्रकट हो तो उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेषण के रीट किस न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक को नहीं जारी किया जाता है? यदि यानी उत्प्रेषण का जो रीट है किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक निकाय को जारी नहीं किया जाता है, किस स्थिति में? ऑप्शन नंबर ए, उसने अधिकारिता के परे कार्य किया हो। ऑप्शन बी, उसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्य किया हो। ऑप्शन सी, उसने अधिकारिता के बिना कार्य किया हो। ऑप्शन नंबर डी, न्याय की कोई विफलता नहीं हुई हो। ओके, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी न्याय की कोई विफलता नहीं हुआ हो तो क्या होता है, उत्प्रेषण रीट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक निकाय के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है। परंतु यदि अधिकारिता से परे कार्य हुआ हो, नैसर्गिक न्याय के विपरीत कार्य हुआ हो या फिर अधिकारिता के बिना कार्य किया गया हो तब क्या हो सकता है, उत्प्रेषण रीट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्प्रेषण याचिका क्षेत्राधिकार की कमी, क्षेत्राधिकार के अधिक्या में किए गए कार्य, क्षेत्राधिकार का अपवर्जन करके किया गया कार्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए जारी किया जा सकता है। अतः जहां न्याय की कोई विफलता नहीं हुई हो वहां इस रीट को जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रीट प्रेषित किया जाता है तो उस रीट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेषण। ऑप्शन बी, परमादेश। ऑप्शन सी, अधिकार परीक्ष तथा ऑप्शन डी, बंधित प्रत्यक्षीकरण। 267 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे उत्प्रेषण रीट कहा जाता है जब किसी और न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रीट जारी किया जाता है तो उसे उत्प्रेषण रीट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है, किस आधार पर जारी की जा सकती है उसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो शुद्ध प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। ऑप्शन बी, किसी भी मंत्री के विरुद्ध। ऑप्शन सी, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 268 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्प्रेषण की याचिका जारी की जाती है किस स्थिति में? किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत जारी किया जाता है। उत्प्रेषण के रीट केवल न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक व्यक्ति अधिकारी के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। आम व्यक्ति के खिलाफ या आम आदमी के खिलाफ जो न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी नहीं है उसके खिलाफ उत्प्रेषण की याचिका जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रीट में से कौन सा केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? जैसे मैंने अभी बताया था, ये यूपी PCJ 2000 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन परमादेश, दूसरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी हो गया बंधित प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी हो गया उत्प्रेषण तथा ऑप्शन डी हो गया अधिकार परीक्षा। 269 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्प्रेषण रीट क्या हो सकता है, केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प यानी अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उपभोक्ता को लोक उपक्रम के एकाधिकार के उत्पन्न शोषण के विरुद्ध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सिविल न्यायालय में उपचार होता है, ऑप्शन बी विशेष न्यायालय में उपचार होता है, ऑप्शन नंबर डी लोकहितवाद के अंतर्गत उपचार होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। 270 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक उपभोक्ता को लोक उपक्रम के एकाधिकार से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध लोकहितवाद के अंतर्गत उपचार मिल जाता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोक उपक्रम के एकाधिकार से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध एक उपभोक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद के विरुद्ध उपचार प्राप्त कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित या फिर किन रीटों में या किन रीट में नैसर्गिक न्याय की कोई ध्यान नहीं दिया जाता? यानी किन रीटों में नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है? यानी कौन सी रीट याचिकाओं में प्राकृतिक न्याय का ध्यान नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमादेश तथा ऑप्शन डी अधिकार प्रेस। 271 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी परमादेश रीट जारी करने पर नैसर्गिक न्याय का ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए इसको व्याख्या कहते हैं, समझते हैं। परमादेश रीट में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह रीट बिना दूसरे पक्ष को सुने जारी किया जाता है। जब प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि दूसरे व्यक्ति यानी दोनों पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इस रीट में परमादेश रीट में दूसरे व्यक्ति को यानी दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश दिया जाता है। यानी परमादेश रीट जो है नैसर्गिक न्याय का ध्यान नहीं करता यानी नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब नहीं की जा सकती, यानी हाई कोर्ट के समक्ष हैबेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध हो, ऑप्शन बी जहाँ किसी व्यक्ति को राज्य ने निरुद्ध कर रखा हो, ऑप्शन सी जब किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति ने निरुद्ध कर रखा हो, ऑप्शन डी राज्य अथवा प्राइवेट व्यक्ति दोनों में से किसी के भी द्वारा जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया हो। ओके, 272 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब जारी नहीं की जा सकती है जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध किया गया है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकता। परंतु यदि राज्य ने निरुद्ध किया है तो उसको क्या कर सकता है? हैबेस कॉर्पस रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कर सकता है। या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति ने निरुद्ध किया है तब पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है, तथा राज्य अथवा प्राइवेट व्यक्ति दोनों में से किसी के द्वारा भी कोई व्यक्ति यदि निरुद्ध किया गया तब पर भी क्या हो सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कर सकता है। परंतु यदि न्यायालय के आदेश से यानी कोर्ट के आदेश से किसी व्यक्ति को क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है या फिर किसी के व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, बंदी बनाया गया है न्यायालय के आदेश से, तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं किया जा सकता। ओके, 272 का व्याख्यान देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब नहीं की जा सकती जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध हो, तब यह निरुद्ध अवैध नहीं अपितु वैध मानी जाएगी। ओके, यानी वैध निरुद्ध के विरुद्ध क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं किया जा सकता। अवैध निरुद्ध किया गया है तब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारिता संबंधी त्रुटि को ठीक करने के लिए जो रीट जारी की जाएगी वह है, ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा तथा ऑप्शन नंबर डी प्रतिषेध। आपको यूपीपीसीएस 1996 में पूछा जा चुका है। 273 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्प्रेषण रीट क्या होता है? अधिकारिता संबंधी त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। ओके, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या में उत्प्रेषण रीट और प्रतिषेध दोनों ही अधिकारिता के संबंध में जारी की जाती है। प्रतिषेध में न्यायालय को अनधिकृत अधिकारिता को बलतः ग्रहण करने से रोका जाता है, जबकि उत्प्रेषण रीट मूलतः अधीनस्थ न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों की अधिकारिता संबंधी त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार से विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद विधि बनाकर निम्नलिखित में से किस सेवा के सदस्य को निर्बंधित कर सकता है? ओके,
ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी राज्य पुलिस सेवा, ऑप्शन सी राज्य जनजाति कल्याण सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। 274 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य पुलिस सेवा में क्या कर सकता है, संसद विधि बनाकर किसी सदस्य को निर्बंधित कर सकता है। ओके, उसकी सेवा से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या होता है, संसद विधि बनाकर राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों को मूल अधिकार को निर्बंधित कर सकता है, क्योंकि राज्य पुलिस अनुच्छेद 33 यानी 33 के ख में उपबंधित लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों के अंतर्गत आता है। अतः संसद विधि द्वारा उनके कर्तव्य के उचित पालन एवं उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए उनके मूल अधिकार को निर्बंधित अथवा निराकृत कर सकता है। ज्ञातव्य हो, अनुच्छेद 33 में उपबंधित शक्ति का प्रयोग राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता, इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार पर निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है, यानी जब सेना लॉ लागू हो, ओके, आर्मी लॉ लागू हो, तब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है या फिर अधिरोपित किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 358, ऑप्शन सी अनुच्छेद 359 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 275 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सेना विधि द्वारा प्रवृत्त हो, यदि सेना विधि द्वारा प्रवृत्त विधि को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकार पर निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब। राजस्थान में पूछा जा चुका है 2008 में तथा यूपी में भी 2004 में पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 34। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 के अनुसार जब देश के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद क्या कर सकता है, विधि बनाकर उस क्षेत्र में मूल अधिकार के प्रयोग पर पूर्णतः या फिर अंशतः प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, यानी नीचे जो 4 कथन है उसमें से क्या कोई एक कथन सही नहीं है, उसको देखना है। ऑप्शन नंबर ए, एक उच्च न्यायालय के निर्णय अन्य उच्च न्यायालय पर अबाधकारी नहीं होता है। ओके, ऑप्शन बी, एक उच्च न्यायालय के निर्णय उसके अधिकारिता के अधीन सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अबाधकारी होता है। ऑप्शन सी, समान पीठ का निर्णय पश्चातवर्ती सह समान संख्या वाले पीठ पर अबाधकारी नहीं होता है। ऑप्शन डी, खंडपीठ यानी डबल न्यायालय का, डबल जज का या फिर डबल न्यायाधीश का निर्णय एकल पीठ पर अबाधकारी होता है। ओके, इसका कौन सा पूछ रहा है, सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी समान खंडपीठ का जो निर्णय है पश्चातवर्ती सह समान पीठ वाले खंड पर अबाधकारी नहीं होता है। यह कथन क्या है, सही नहीं है। जब विशेष सामान्य कथन सही है, यानी कहने का मतलब एक उच्च न्यायालय का निर्णय अन्य उच्च न्यायालय पर अबाधकारी नहीं होता है, सही। यानी जैसे हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, उस निर्णय को एमपी हाई कोर्ट में या फिर बिहार के पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत उस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, उस निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन उस निर्णय में यह दिखा करके कि उस हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया इसीलिए आप यह निर्णय देने के लिए बाध्य हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। एक उच्च न्यायालय के निर्णय उसके अधिकारिता के अधीन सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अबाधकारी होगा, यह सही। यानी यदि एक स्टेट का उच्च न्यायालय यदि कोई निर्णय दिया है तो उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं सभी न्यायालय पर वह निर्णय अबाधकारी होगा, यानी वह बाधकारी होगा। ओके, उसके बाद डी देख लेते हैं। डबल खंड पीठ का निर्णय एकल खंड पर पीठ पर अबाधकारी होगा, यानी डबल जज के बेंच का जो कोई निर्णय आया हो तो सिंगल बेंच पर, सिंगल जज वाले बेंच पर वह निर्णय क्या होगा, अबाधकारी, यानी उस पर बाध्यकारी होगा। ओके, इस प्रकार से सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।